नमस्कार। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं लक्ष्मी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो देखिए, इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम लोग करेंगे। और सबसे पहले ये समझेंगे कि एसआईआर को बदनाम करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है, इसको हम लोग समझेंगे। और फिर बिहार में जारी पोस्टर वॉर को भी समझेंगे। इसके बाद दरभंगा में नाबालिग से हैवानियत की गई है, ये भी हम लोग आपको समझाएंगे। और उसके बाद देखिए, 17 साल के बाद मालेगांव केस क्या था, इसे आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर को समझिए। बिहार के कुछ इलाकों से देखिए, पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके तार प्रदेश में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया को बदनाम करने और सरकार के साथ ही प्रशासन के खिलाफ साजिश रचने की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको बदनाम करने पर सियासत भी खूब हो रही है। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आवेदन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कई कागजात वायरल भी हुए, पहले मसौढ़ी, मोतिहारी, नवादा और अब नालंदा। एक के बाद एक मामले सामने आए। कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की साजिश की गई। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने के लिए साजिश का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जहां जहां ये मामला सामने आया, वहां वहां प्रशासन ने एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। नया मामला नालंदा का है। जिले के 2 अंचलों में इस तरह का मामला सामने आया है। आवास प्रमाण पत्र के लिए कार की फोटो और फिल्म के पोस्टर लगाकर आवेदन दिया गया। 18 जुलाई को एक लड़की के नाम पर आवेदन दिया गया है। पहले आवेदन में कार की फोटो लगी थी, दूसरे आवेदन में DFY है। गांव और माता पिता का नाम भी अजीब है। फोटो फिल्म के पोस्टर की लगाई गई है। नालंदा का दोनों मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। फायर भी किया गया है, जो फोटो की जगह पे अपना वो कार का एक फोटो डाल के और आवेदन किए हुए थे, तो उस पे क्या करना चाहते हैं? जिस तरह समाज लोगों से यही अपील है कि आरटीपीएस जो है एक बहुत ही सेंसिटिव ये है सर्टिफिकेट जो इशू होता है, वो लोगों के लिए एक तरह से एसआईआर में जो होता है, एसआईआर में भी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील मेरा रहेगा कि इस तरह की गलत हरकतों से अगर कोई संज्ञान में आता है तो आके हमें सूचना दे, ताकि उन पे कार्रवाई किया जा सके। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर पलटवार किया। विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए इशारों में राहुल गांधी को केंद्र में पप्पू और बिहार में तेजस्वी यादव को अप्पू बता दिया। ये बता दें खुल करके, 1 महीना तो दावा आपत्ति करने का है, साबित करें। ये सच से भाग रहे हैं। 1 महीना दावा आपत्ति का मिला है, क्यों नहीं कर रहे? कोई प्रामाणिकता नहीं दे पा रहे। सिर्फ बड़बोलेपन के पुत्र जंगल राज के युवराज ढोल बजा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू, ये दोनों मिलकर नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के केंद्र में पप्पू और बिहार में अप्पू वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष के नेताओं ने विजय सिन्हा के इस बयान को आगामी चुनाव में हार का डर बताया, तो एनडीए के नेता विजय सिन्हा के बयान का बचाव कर रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी जी से भयभीत है और डर के चलते, संभावित बिहार में हार के चलते अभी से ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए। केंद्र में पप्पू तो बिहार में अप्पू। पप्पू हमेशा पप्पू फेल होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और अप्पू पापा की गोद से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ये दोनों की जोड़ी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को भी हंसी का पात्र बना दिए हैं। बिहार बदकिस्मत है कि हम लोगों को विजय सिन्हा जैसा उप मुख्यमंत्री मिला है। ये पप्पू झप्पू सब बात करेंगे, लेकिन अपने मंत्रालय की बात नहीं करेंगे। देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, इसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासी तपिश बेहद गर्म है। एनडीए के नेता सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चलिए अब ये समझते हैं कि एसआईआर को बदनाम करने की साजिश आखिर कैसे हो रही है। देखिए, बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आवेदन का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। कई फर्जी कागजात भी वायरल हुए हैं। आपने भी देखा होगा, मसौड़ी, मोतिहारी, नवादा के बाद अब नालंदा से भी ऐसे डॉक्यूमेंट आ गए जिसमें उटपटांग नाम और जगह लिखे हुए थे। कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की साजिश की गई। और इन सब के बाद एनडीए विपक्ष पर एसआईआर को बाधित करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। वैसे जहां जहां ऐसे मामले सामने आए हैं वहां वहां प्रशासन अब एक्शन भी ले रहा है। अब ये समझिए कि क्या सचमुच एसआईआर को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, नया मामला नालंदा जिले से सामने आया है। जिले के 2 अंचलों में इस तरह का मामला अब तक सामने आ चुका है। आवास प्रमाण पत्र के लिए कार की फोटो और फिल्म के पोस्टर लगाकर आवेदन दिए गए। 18 जुलाई को एक लड़की के नाम पर आवेदन दिया गया है। पहले आवेदन में कार की फोटो लगी थी, दूसरे आवेदन में नाम DFY लिखा था। फोटो के तौर पर फिल्म के पोस्टर लगाए गए थे। चंडी प्रखंड के सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। अब आप एसआईआर की बदनामी पर जारी सियासत को समझिए। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी और राहुल पर पलटवार किया। इशारों में राहुल गांधी को केंद्र में पप्पू और इधर बिहार में तेजस्वी को अप्पू बता दिया। डिप्टी सीएम के इस बयान पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ऐसे बयान को चुनाव में हार का डर बता रहा है, तो एनडीए के जो नेता हैं वो विजय सिन्हा के बयान का बचाव कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर पर जारी सियासी लड़ाई जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चुनाव से पहले सियासी दल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर आए दिन पोस्टर लगाकर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने एक बार फिर सीएजी रिपोर्ट को लेकर पोस्टर लगा करके सरकार पर हमला बोला है, तो देखिए जेडीयू ने भी इसका जवाब दिया है। पटना की सड़कें इन दिनों बोल रही हैं और इन सड़कों की जुबान है पोस्टर। एक और आरजेडी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टर के जरिए सवाल पूछा गया है, तो जवाब में जेडीयू ने भी पोस्टर लगाकर एनडीए सरकार के कामकाज का हिसाब दिया है। एक पोस्टर में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के बिहार वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये पोस्टर लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। देखिए, पूरे पटना में ये पोस्टर लगाया गया है। विपक्ष कैग रिपोर्ट के आधार पर सरकार को घेर रहा है। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी से लेकर फंड के दुरुपयोग तक के आरोप लगा रहा है। आरजेडी के आरोप पर मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पलटवार किया और तेजस्वी यादव को अकाउंटेंसी सीखने की सलाह दे डाली। उनको अकाउंटेंसी सीखना पड़ेगा। उनको किसी सीए से जाके मिल लें कि ये 80,000 81,000 का जो डिफरेंस जो सीएजी रिपोर्ट में आया है, तो अभी चल रहा है, उसका ऑडिट चल रहा है। ऑडिट फाइनल होने तक किसी पे क्लेम लगाना कहाँ से नया उचित है। आरजेडी के आरोपों के बाद जेडीयू की तरफ से जवाबी पोस्टर लगाए गए और इनमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास और सुरक्षा की गाथा दिखाई जा रही है। इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं वो तस्वीर, जब बड़े बड़े बैनर लगाकर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई और उसमें जो बातें लिखी गई वो बेहद इंपॉर्टेंट है। लग रहे हैं उद्योग, मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, यानी कि जो बिहार सरकार लगातार रोजगार दे रही है और उद्योग लग रहे हैं, उसकी चर्चा इसमें की गई है। इसके ठीक बगल में एक और भी है कि महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। सड़कों पर सियासी जंग जारी है। अब देखना होगा कि जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आप बिहार में जारी पोस्टर वॉर को समझिए। देखिए, चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वॉर तेज हो। पटना की सड़कों पर सरकार और विपक्ष के बीच पोस्टरबाजी जमकर हो रही है। आरजेडी की ओर से कैग रिपोर्ट का हवाला देकर पोस्टर लगाया जा रहा है। विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगा रहा है। पोस्टर्स के जरिए ही सरकार से सवाल भी पूछा गया है, तो जवाब में जेडीयू ने भी पोस्टर लगा करके ही एनडीए के कामकाज का हिसाब दिया है। पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास और सुरक्षा की गाथा पोस्टर में दिखाई दी है। देखिए, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है इसको समझिए। विपक्ष कैग रिपोर्ट के आधार पर यहां पर घेर रहा है सरकार को। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी से लेकर के फंड के दुरुपयोग तक का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार सरकार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।
कैग रिपोर्ट का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सरकार फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वित्तीय अनियमितता के मामले को सरकार ने यहां पर प्रक्रियागत देरी कह करके खारिज किया। चुनाव से पहले सरकारी फंड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, दरभंगा में नाबालिग लड़की के अपहरण की वारदात का खुलासा हुआ है। पीड़ित लड़की ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा के अलीनगर में सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। पहले नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण किया गया, फिर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। हैवानियत के बाद निकाह के लिए इस्लाम धर्म कबूलने के लिए दबाव भी बनाया। शादी से इनकार करने के बाद जबरन एक महिला ने मांग में सिंदूर भरी और गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया और वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। नाबालिग लड़की के जबरन अपहरण का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक बाइक से आकर नाबालिग लड़की को जबरन बिठाता है और उसे लेकर चला जाता है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी का नाम हिजबुल रहमान उर्फ आरजू है। पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है तो सनसनीखेज वारदात से हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कि हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद के लोभांतर देकर उसको पटाओ और उसको फंसाओ और मन भर जाए तो उसको नेपाल ले जाकर विदेश ले जाकर बेच दो। ऐसा कई घटना हुई है। अभी आपको जो रिसेंट में जो ये घटना हुई है अलीनगर की, यह बड़ा ही निंदनीय है और इस घटना को हर एक हिंदू को उतरना चाहिए इस घटना को लेकर। पीड़ित लड़की ने आरोपी हिजबुल रहमान पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि उसे डरा धमकाकर ये बोलने पर मजबूर किया गया कि वो खुद की मर्जी से आई है और कोई अपहरण नहीं हुआ है। फिर से उसे मोबाइल पर रिकॉर्ड कर वायरल भी कर दिया गया। पीड़िता ने साफ किया कि आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू से उसका कोई प्रेम संबंध नहीं है। पीड़िता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। अपहरण, जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव और फिर जबरन शादी के इस मामले ने सभी को चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट आपने देख ली है। अब इस मामले को समझाते हैं। देखिए, नाबालिग लड़की के अपहरण की वारदात का खुलासा हुआ है। तस्वीरें आपने देखी। पीड़ित लड़की के बयान से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरभंगा के अलीनगर में सनसनीखेज वारदात हुई। पहले नाबालिग लड़की का जबरन अपहरण किया गया, फिर नाबालिग लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया गया। हैवानियत के बाद निकाह के लिए इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव भी बनाया गया पीड़िता पर। शादी से इनकार करने के बाद जबरन एक महिला ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। नाबालिग के गले में जबरन मंगलसूत्र पहनाया गया और पूरी घटना का वीडियो बना करके बाकायदा वायरल किया गया। दरभंगा केस में पुलिस के एक्शन को हम लोग समझते हैं। ये देखिए, नाबालिग लड़की के जबरन अपहरण का वीडियो सामने आया था। वीडियो में एक युवक बाइक से आकर के लड़की को जबरन बिठा करके वहां से फरार होता है। ये तो हमने देखा था सीसीटीवी फुटेज में। अब देखिए, ये फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हिजबुल रहमान उर्फ आरजू है। पुलिस आरोपी हिजबुल से सख्ती से पूछताछ कर रही है और अब देखना होगा आगे इस पर पुलिस एक्शन क्या लेती है। बढ़ते खबरों में आगे। सत्य को चाहे 100 पर्दों में ढक लो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही एक सत्य 17 साल बाद पूरी दुनिया के सामने है। आज एनआईए कोर्ट ने 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही भगवा आतंकवाद की वो थ्योरी भी धराशायी हो गई जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस केस के बाद लेकर खड़े हो गए थे। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। जिस केस के दम पर कांग्रेस ने भगवा को बदनाम करने की सियासी साजिश रची, हिंदू और भगवा आतंकवाद की थ्योरी तैयार है, उसकी आज हवा निकल गई। क्योंकि मालेगांव केस में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, ये साबित नहीं हो पाया। ये भी साबित नहीं हो पाया कि कर्नल पुरोहित ने बम बनाया।
विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने किया था। पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के द्वारा पता लगा था कि उसकी बहुत शारीरिक प्रताड़ना हुई है। प्रज्ञा से मिली में महिला होने के नाते, और प्रज्ञा ने कहा कि जो आपने सुना वो सब सच है। एक भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कन्फ्रेम नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस की सियासी करतूत दिखानी भी जरूरी है, जिसके तहत भगवा आतंक का झूठा नैरेटिव फैलाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। The message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें। अब यही दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बावजूद कुछ विपक्षी नेता बेचैन हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी। मालेगांव केस क्या था, आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बाइक में धमाका हुआ था। नासिक जिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्र अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई है। धमाके में 101 लोग घायल हुए। रमजान महीने में हुए इस धमाके को आतंकी हमला माना गया। आतंकी हमले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की थी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 लोग आरोपी बनाए गए और साल दर साल ये जो मामला है वो चलता रहा। धीरे धीरे गवाह बयान से मुकरते गए। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। एटीएस को जांच में क्या कुछ मिला है, आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, महाराष्ट्र एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि मोटरसाइकिल पर आईईडी लगाया गया था, जिससे विस्फोट हुआ। जांच में ये सामने आया कि बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी था और बाइक के इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिए गए थे। इसके बाद वाहन को ये भी सामने आया कि इसके बाद वाहन को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। जांच के बाद ये पता चला कि बाइक का पंजीकरण जो है वो पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर था। प्रज्ञा ठाकुर को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया। कर्नल पुरोहित समेत 11 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत आरोप लगाए गए थे। 2011 में एनआईए को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। 2018 में एनआईए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था और 19 अप्रैल 2025 को बहस पूरी हो गई और इसके बाद साक्ष्य के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात होगी झारखंड की। कल यानी 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। गुरुवार को विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और पक्ष विपक्ष के नेताओं से अपील की कि सुचारू रूप से सदन चलने दें। सीएम ने यह भी आग्रह किया। हालांकि देखिए, मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बदलते मौसम के बीच सियासी गर्माहट बढ़ गई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले गुरुवार को विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सुचारू रूप से सदन के संचालन में सहयोग की भी अपील की। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी अनुरोध किया कि सदन को ठीक से चलने देने में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि
हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है। इस बार मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 1 अगस्त को राज्यपाल की सहमति से विधेयक पेश किए जाएंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को राजकीय विधेयक पेश होगा और आखिरी दिन 7 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प के कार्य होंगे। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार को काम की कम और कमाने की ज्यादा चिंता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं। आपने देखा होगा कि उनके सचिव उन्हीं ने गिरफ्तार करके अंदर किया है, जबकि हमने 2022 में ही सरकार को पत्र लिखा था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है, लिहाजा कई मुद्दों पर तकरार संभव है। नगर निकाय चुनाव में देरी, कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और मैया सम्मान में गड़बड़ी समेत कई अहम विषयों पर सदन में टकराव की स्थिति बन सकती है। देखना होगा सदन में सियासी शोर के बीच जनता के किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच बात बनती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।